हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हमारे पीएसआई या डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आज हम डे 43 पर पहुंच चुके हैं। तो आज का सेशन कुछ इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चंस हमने रिसेंट के जो पीसीएस एग्जाम्स हुए हैं और यूपीएससी का मेंस हुआ है वहां पर हमने ये इस पैटर्न में कुछ सवाल देखे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ इम्पोर्टेंट सेशन। बिफोर वी बिगिन कुछ रिक्वेस्ट्स हैं कि मैं ये सेशन हिंदी में करूं। तो मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूंगी कि हिंदी इंग्लिश का एक कॉम्बिनेशन बना पाऊं, पर मेरे लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस बिगिन। आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यूनिपोलैरिटी, अमेरिकन हेजिमनी, रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और इसके अलावा हम कोल्ड वॉर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस डील करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। ये है द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर शोज दैट करेंटली वी आर इन अ फ्लक्स। कि आज के वक्त हम एक कंफ्यूजन में हैं, हम एक फ्लक्स में हैं, हम एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। किस चीज का बदलाव है ये? द कंटेस्ट बिटवीन ग्लोबल पावर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ राइजिंग बाइपोलैरिटी इन मल्टीलेटरल वर्ल्ड। तो इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि हम जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स में देखते हैं, फॉरेन रिलेशंस में देखते हैं, तो देयर आर सो मेनी कंट्रीज। और वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि कैसे कैसी दुनिया है, यूनिपोलर है, कोई एक कंट्री बहुत सुपर पावर है, या बाईपोलर है, या मल्टीपोलर है। पोलर का मतलब होता है पोल्स। तो कितने कितने पोल्स में, कितने स्तंभों में दुनिया बटी हुई है। क्या एक कंट्री है जो सबसे डोमिनेंट नजर आ रही है, या फिर बाइपोलैरिटी की सिचुएशन है, या मल्टीपोलैरिटी की। इसको हम वर्ल्ड ऑर्डर बोल देते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये कह रहे हैं कि एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां पर राइजिंग बाइपोलैरिटी नजर आ रही है एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड में। ठीक है, तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड है, राइट। और फिर वो कह रहे हैं कि बाइपोलैरिटी उभरती हुई नजर आ रही है, ये बदलाव है। तो इस चीज को इस आप जस्टिफाई करिए। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली अराइव करेंगे अपने टॉपिक पे। यहाँ पे कीवर्ड मेन वही है कि बाइपोलैरिटी। क्वेश्चन बेसिकली इस चीज पे है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड में बाइपोलैरिटी राइज कर रही है, ये चेंज हमें दिखाई दे रहा है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? जस्टिफाई कीजिए इस चीज को। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं 1990 से, जब कोल्ड वॉर एंड होता है। ठीक है, कोल्ड वॉर के टाइम क्या था? कोल्ड वॉर मतलब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। एक पोल था यूएसए, दूसरा पोल था यूएसएसआर। तो जब दो धड़ों में दुनिया बटी हुई है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? बाइपोलैरिटी। दो पोल्स हैं दुनिया की। ठीक है, अब कोल्ड वॉर का एंड होता है 1990s में। वहां से एक पोल जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, यूएसएसआर, राइट। जब ये पोल डिसइंटीग्रेट हो गया तो बाइपोलैरिटी की सिचुएशन खत्म। और क्या सिचुएशन अराइज होगी अब? यूनिपोलैरिटी की। तो ये एक ब्रीफ यूनिपोलर मोमेंट आया था, मतलब थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि बस अमेरिका ही मेजर पावर है। उस मोमेंट को हम बोल देते हैं पैक्स अमेरिकना। ठीक है, ऐसा लगा कि अमेरिका ही सुपर पावर है, और कुछ टाइम तक ये सिचुएशन बनी रही। उसके बाद उभरता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हम आज की दुनिया को भी हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें बहुत अलग अलग पोल्स राइज हुए हैं। कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ में अच्छा है, कोई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में अच्छा है, कहीं पे कोई और पावर इमर्ज हो रही है। तो आज यूएसए भी है एक पावर, चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। देयर सो मेनी पोल्स इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुआ। फ्लक्स क्यों बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला कि हम एक फ्लक्स के दौर से गुजर रहे हैं, मतलब कि एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक कंफ्यूजन है कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, मल्टीपोलर है या बाइपोलर बनता जा रहा है। देखिए, इस संदर्भ में इन दिस कंटेक्स्ट फरीद जकारिया हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। वो क्या बोलते हैं कि उनकी प्रिडिक्शन ये है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट। कि जो वेस्ट था, जिसकी सुप्रीमेसी बनी हुई थी, जिसकी डोमिनेंस बनी हुई थी, अब उसका डिक्लाइन होगा, उसका डिक्लाइन हो रहा है। और रेस्ट यानी जो बाकी दुनिया है उसका राइज हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे देख सकते हैं?
देखो, यूएसए की जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि क्या बाइपोलैरिटी राइज हो रही है, आप बाइपोलैरिटी का राइज देख पा रहे हैं क्या, और देख पा रहे हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए, उसको जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो यूएस की हेजेमनी डिक्लाइन कैसे हो रही है? देखो, बाइपोलैरिटी हम कब स्टैब्लिश कर पाएंगे? जब दो पोल्स बनेंगे। तो हमने तो बोल दिया कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक ही पोल रह गया यूएस, अब दूसरा पोल हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी तो हम बोलेंगे कि बाइपोलैरिटी राइज हो रही है। तो कौन सा है वो दूसरा पोल, देखते हैं। देखो, यूएस की हेजेमनी हो रही है डिक्लाइन, यानी जो यूनिपोलर मोमेंट था कि यूएस ही है डोमिनेंट पावर, वो चीज डिक्लाइन होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान से यूएस का जो यूएस वहां से निकला है उसको एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल एग्जिट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो वहां से जीत कर नहीं निकला है, इट इज नॉट अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट। तालिबान को हैंडओवर की गई है सत्ता वहां की। तो दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ अ सुपर पावर, एक सुपर पावर, एक डोमिनेंट पावर ऐसा नहीं करेगी जो यूएसए ने किया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, यूएसए का रोल वहां भी क्वेश्चनेबल था, उसकी इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ा। अगर वो इतनी बड़ी सुपर पावर थी तो उसकी इकोनॉमी तो रेजिलिएंट होनी चाहिए थी, उसकी इकोनॉमी पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर उसकी इकोनॉमी पे खूब फर्क पड़ा। फिर कोविड के टाइम, जब दुनिया ने उसको उसकी तरफ देखा कि ये दुनिया को लीड करेगा यूएसए, तो वहां पर क्या नजर आया हमें? प्रोटेक्शनिज्म। वो अपने ही लोगों को बचाने में असमर्थ दिख रहा था, दूसरे देशों की हेल्प करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर ये सवाल उठते हैं। फिर प्रोटेक्शनिज्म जो मैं कह रही हूँ वो है अमेरिका फर्स्ट, जो अब एक अप्रोच वो लेकर चल रहे हैं कि हम अमेरिका और अमेरिका में रहने वाले लोगों के बारे में ज्यादा सोचेंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो एक सुपर पावर, एक डोमिनेंट पावर जिसको यूनिपोलर पावर बोला जा रहा है, उसके ये एक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म की बात कर ली। फिर हम बोल रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमी भी कोई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, उसमें भी हमें उतार चढ़ाव नजर आते रहते हैं। तो जो सुपर पावर होगी उसकी इकोनॉमी तो रेजिलिएंट होनी चाहिए। उसके बाद ना सिर्फ यूएसए की बात है, ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड की भी है। ठीक है, तो यूरोप में भी हमें ब्रेग्जिट नजर आ रहा है। उसके अलावा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन पर सवाल खड़े हुए हैं, इन पर डाउट्स उठे हैं। तो ये इन पर डाउट्स उठना और अमेरिका की हेजेमनी से क्या लेना देना है? जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, माना जाता है कि वही इनको लीड कर रहा है, उसी की बनाई हुई इंस्टीट्यूशंस हैं, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की इंस्टीट्यूशन है, और लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा चैंपियन अमेरिका है, वेस्ट है। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूशंस का जो डिक्लाइन है, दैट इज समवेयर लिंक्ड टू द डिक्लाइन ऑफ यूएस हेजेमनी, टू द डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न हेजेमनी। और जैसे कोविड के टाइम में डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठे कि ये अच्छी तरह से इसने अपना रोल नहीं प्ले किया। डब्ल्यूटीओ पे सवाल उठते रहते कि वो सिर्फ डेवलप्ड वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड के जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको अच्छे से नहीं देख रहा है। यूएन पे सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज की डिबेट होती है, उसमें डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। उसमें अमेरिका ने एक टाइम पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से पीछे हट गया था अमेरिका, तो एक सुपर पावर तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये सब जो बातें हैं ये दिखा रही हैं कि यूनिपोलर मोमेंट नहीं रहा है अब। अमेरिका एक सुपर पावर, एक डोमिनेंट जो उसकी हेजेमनी थी, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन देख रही है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो चाइना का राइज हो रहा है। चाइना अपनी ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस बना रहा है, जैसे यहाँ पे डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। तो चाइना ने अपना क्या बनाया? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, जो ब्रिक्स का है। ठीक है, इसके अलावा चाइना बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसका ऑल्टरनेट वेस्ट ढूंढ रहा है कि कैसे इसको ओपोज किया जाए, कैसे इसको चैलेंज किया जाए। ठीक है, चाइना का राइज हो रहा है, इंडिया का राइज हो रहा है। वैक्सीन मैत्री चलाई इंडिया ने, कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, चाहे वो क्लाइमेट को लेकर हों, ठीक है, और भी चीजों में। तो इंडिया इज इमर्जिंग एज अ पावर, जापान इज इमर्जिंग, ब्राजील इज इमर्जिंग। तो देर आर मेनी अदर पोल्स विच आर इमर्जिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये था कि बाइपोलैरिटी है या नहीं है, बाइपोलैरिटी हो गई है या नहीं। तो देखो, इस पे फिर से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो डिवाइडेड है, कोई एक व्यू नहीं है। तो मीर शाइमर ने कहा था कि जो चाइना का राइज है
वो बहुत पीसफुल नहीं होने वाला है। ये उन्होंने बोला था यूएसए के संदर्भ में। ठीक है, यूएसए को वार्न किया था कि चाइना का राइज बहुत पीसफुल नहीं होने वाला है। तो वो चीज अब देखने को मिल रही है। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये चीज, चाइना इज इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग थ्रेट टू यूएस हेजेमनी, राइट। चाइना's rise won't be possible, won't be peaceful, सॉरी। दूसरी तरफ रॉबर्ट कापलान है, इनके भी यही आइडियाज हैं कि चाइना इज इमर्जिंग, और चाइना इज इमर्जिंग एज अ ग्रेटर थ्रेट टू यूएसए देन रशिया। मतलब कि यूएसए को रशिया से ज्यादा खतरा चाइना से है। ये बात रॉबर्ट कापलान बोल रहे हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक में देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है चाइना, तो उसके ऑपोजिट में यूएसए और इज कमिंग अप विद क्वाड। मतलब एक लड़ाई तो दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है। साउथ चाइना सी में चाइना की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, चाइना वहां पे एक्सपेंशनिस्ट रोल दिखा रहा है। बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या है, ट्रेड वॉर है यूएस और चाइना के बीच में। जो एससीओ है जिसमें चाइना का बड़ा रोल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कई लोग नेट ऑफ द ईस्ट भी लेबल कर देते हैं कि जैसे यूएस का नेटो है, ऐसे चाइना ने यहाँ पर एससीओ बना लिया है। तो ये सब चीजें ये दिखा रही है कि चाइना और यूएसए एकदम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये व्यू ऐसा बोलता है, स्कूल ऑफ थॉट के लोग ये मानते हैं कि हाँ, बाइपोलैरिटी इमर्ज हो रही है, दो पोल्स इमर्ज हो रहे हैं। एक पोल तो था यूएस से, यूनिपोलर मोमेंट तो था, अब दूसरा पोल इन द नेम ऑफ चाइना, इन द फॉर्म ऑफ चाइना इमर्ज हो रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है, वो ये बोलता है कि चाइना कोई मैच नहीं है यूएसए के लिए, और ये बाइपोलैरिटी की सिचुएशन नहीं अराइज होने वाली। चाइना अभी उतना नहीं आगे बढ़ा है कि हम उसे दूसरा पोल डिक्लेयर कर दें, कि हम उसे सेकेंड पोल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो हमारा आज का वर्ल्ड ऑर्डर है वो एक बदलाव से गुजर रहा है। क्या इस बदलाव को हम ये कह दें कि बाइपोलैरिटी है? ये क्या कह दें कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड में बाइपोलैरिटी आ चुकी है? तो हम कंक्लूड ये करेंगे कि बहुत जल्दी होगा ऐसा डिक्लेयर करना कि बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है और सिर्फ दो ही पोल्स हैं, एक यूएसए और एक चाइना। ठीक है, लेट टाइम डिसाइड दिस, इट इज फॉर टाइम टू डिसाइड दिस एंड वी नीड टू वेट फॉर दैट। ठीक है, और ये भी एक रियलिटी है कि मल्टी लेटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीपल पोल्स आर देयर आर मेनी कंट्रीज हु आर इमर्जिंग एंड नॉट जस्ट चाइना। तो इट विल बी टू क्विक टू डिक्लेयर बाइपोलैरिटी in the world। ठीक है, so this is how we systematically moved through this answer। इंट्रो में हमने बताया कि बाइपोलैरिटी से हम समझते क्या है, बाइपोलैरिटी कैसे कब थी, और फिर यूनिपोलर मोमेंट आया, और फिर कोल्ड वॉर के बाद यूनिपोलर और फिर मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया। उसके बाद हम आंसर में जो मेन बॉडी है उसमें ये दिखाते नजर आए कि किन रीजंस की वजह से बाइपोलैरिटी बोली जा रही है, और क्या रीजंस हैं कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी भी बाइपोलैरिटी नहीं आई है। कंक्लूड हमने ऐसे किया कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसी स्टेटमेंट देना कि बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो चुका है, वी नीड टू वेट फॉर दैट, राइट। और रियलिटीज जो हैं वो ये हैं कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। अब ये कह रहा है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैरेक्टरिस्टिक बताओ कोल्ड वॉर की क्या है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन, कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ। इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर, जो आज की दुनिया है, जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, डू यू सी दैट अ न्यू कोल्ड वॉर इज इमर्जिंग बिटवीन यूएस एंड रशिया अगेन? Critically examine, right, and highlight the present characteristics of the world order vis-a-vis the new Cold War। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि यहाँ पे यूएस एंड रशिया लिखा हुआ है, तो ये जो न्यू कोल्ड वॉर है ये बेसिकली यूएस और चाइना के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि क्या यूएस और चाइना के बीच में जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसे आप न्यू कोल्ड वॉर कह सकते हैं क्या। ठीक है, तो इस चीज को आपको एग्जामिन करना है और न्यू कोल्ड वॉर के बारे में लिखना है।
जो ये वर्ड यूज हो रहा है मीडिया में, न्यू कोल्ड वॉर, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें, एक तो आप कोल्ड वॉर जो हुआ था उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, फिर आप बताएंगे कि उसका डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर आप कहेंगे कि जो आज का वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या इसमें एक न्यू कोल्ड वॉर इमर्ज हो रहा है यूएस चाइना के बीच में। इस चीज को आप एग्जामिन करेंगे और हाईलाइट करेंगे कि जो प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसको न्यू कोल्ड वॉर से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। राइट, लेट्स सी इंट्रो में हम क्या लिखेंगे। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन का सारा फोकस कोल्ड वॉर पे है। ठीक है, तो हम कोल्ड वॉर को डिफाइन करेंगे। क्या था कोल्ड वॉर, कैसे बोलेंगे उसको, उस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे कि इट इज अ टर्म, कोल्ड वॉर इज अ टर्म विच इज यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ रिलेशंस, कि बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, यूएस और यूएसएसआर के आपसी संबंधों को डिफाइन करने के लिए हम एक शब्द का यूज करते हैं जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। और कैसे संबंध थे, संबंध थे हाइटन्ड स्टेट ऑफ टेंशन, बहुत ही आपसी तनाव, आपसी खिंचाव के संबंध थे, डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। इट वॉज अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो एट दी नाउ व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 1991 तक। तो ये जो कोल्ड वॉर का पीरियड है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर व्हिच वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइटेंड स्टेट ऑफ टेंशन, डिस्ट्रस्ट एंड हॉस्टिलिटी। दुश्मनी दुश्मनी की कगार पे थे दोनों देश, वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज था। ठीक है, अब जब हम इसके मेन बॉडी पे अराइव करेंगे, तो फटाफट से, जैसे उसने पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए कोल्ड वॉर की, तो वी विल राइट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक की कैसा फेस था, क्या हो रहा था इस टाइम। बहुत स्ट्रेंथन्ड हॉस्टिलिटी, यूएस और यूएसएसआर अपने आप को एक दूसरे के हॉस्टाइल नेशंस मान रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन मान रहे थे उस स्टेज में। ठीक है, एंड इट वाज बेसिकली अ वॉर बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ। तो मतलब ये स्टेज ऑफ पीस भी नहीं थी और वॉर भी नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि शांति है, क्योंकि एक काइंड ऑफ वॉर, हॉस्टिलिटी तो चल ही रही है, पर वॉर भी नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि फिजिकली कोई आपसी एकदम ऐसे एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वॉर हुआ नहीं। ठीक, तो इट वाज द स्टेट नीदर विच कैन बी डिफाइंड एज पीस नॉर वॉर। राइट, अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि ये एक वॉर था बिटवीन टू वेज ऑफ लाइफ, इसमें क्या है, हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कोल्ड वॉर की। ठीक है, तो एक तो हॉस्टिलिटी होगी दोनों नेशंस के बीच में, दूसरा टू वेज ऑफ लाइफ, जीवन जीने के दो तरीके थे, एक था कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, कैपिटलिस्ट नेशन होना चाहिए या कम्युनिस्ट नेशन होना चाहिए, सोशलिस्ट आइडियाज पे बेस्ड होना चाहिए, इसकी फाइट थी कोल्ड वॉर। ठीक है, तो यूएसए की क्या कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वो कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ सके, और रशिया की, सॉरी, यूएसएसआर की कोशिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को कम्युनिज्म की तरफ मोड़ सके। इकोनॉमिक बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई थी, जहां यूएस ने मार्शल प्लान लॉन्च किया, तो यूएसएसआर ने मोलोटोव प्लान लॉन्च कर दिया था। ये प्लान्स क्या थे, ये इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स थे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके लिए। तो यूएसए बोला कि हम हेल्प करेंगे, आपकी इकोनॉमिक असिस्टेंस देंगे हम आपको, और आप फिर से डेवलप कर जाओ, रीबिल्ड कर लो। तो यूएस ने इस प्लान का नाम दिया मार्शल प्लान, और यूएसएसआर भी ऐसे प्लान लेके आया जिसका नाम था मोलोटोव प्लान। तो ये काइंड ऑफ इकोनॉमिक बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश हो चुकी थी उस टाइम। मिलिट्री अलायंसेस बन रहे थे, यूएस ने बनाया नेटो, तो यूएसएसआर ने बनाया वॉर्सो पैक्ट। ठीक, ये होगी मिलिट्री अलायंसेस की, तो मिलिट्री बाइपोलैरिटी भी स्टैब्लिश होगी। आर्म्स रेस हो रही थी, किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो, दोनों देशों के बीच में होड़ मची हुई थी ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इकट्ठे करने की। स्पेस में भी मिलिटराइजेशन हो रही थी, स्पेस तक भी दोनों कंट्रीज पहुंच रहे थे, दोनों नेशंस पहुंच रहे थे, स्पेस में भी इन्वेंशंस हो रही थी। ये हमने बता दिए क्विकली व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड वॉर। फिर एक पार्ट है, सब पार्ट है क्वेश्चन का कि डिक्लाइन क्यों हुआ। देखो, आ, उस टाइम जो रोनाल्ड रीगन थे वो थे यूएस के प्रेसिडेंट। उन्होंने एक लेट्स से पॉलिसी चलाई, बैगर दाई नेबर, कि यूएसएसआर को इतना इकोनॉमिकली आप कमजोर कर दो कि वो सस्टेन ही ना कर पाए।
ठीक है। तो क्या किया कि अब रशिया जो आज का है और उस टाइम का जो यूएसएसआर था, वो सबसे बड़ी जो कमोडिटी एक्सपोर्ट करता था वो थे ऑयल। तो ऑयल के प्राइसेस उस टाइम इतने बढ़ा दिए गए कि आ, कोई भी कंट्री वहां से ऑयल इंपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो उससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डेवास्टेट हुई। आर्म्स रेस, आर्म्स रेस में जब भी कोई इंसान लगेगा, कोई भी कोई नेशन लगेगा, तो उसका बहुत खर्चा होगा। जो पैसा वो अपने सोशल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा सकता था, वेलफेयर स्कीम्स में लगा सकता था, वो सारा पैसा अब कहाँ जा रहा है? आ, वो पैसा आर्म्स रेस में लग रहा है, वेपन्स खरीदने में लग रहा है। ठीक है। प्रोक्सी वॉर, अफगानिस्तान में इतने टाइम तक यूएसएसआर को उलझाए रखा अमेरिका ने। ठीक है। तो इस तरीके से बैगर दाई नेबर वाली पॉलिसी अपनाई यूएस ने, और उससे यूएसएसआर हुआ कमजोर। यूएसएसआर फाइनली डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, उसमें से कंट्रीज अलग हो गई। फिर जो वहां के खुद के लीडर्स थे, गोर्बेचोव, उन्होंने एक इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम निकाली जिसे वो पेरिस्ट्रोइका कहते थे। ठीक है। अब क्या था कि कम्युनिज्म में स्टेट लेड था सब कुछ, जो स्टेट था वही मार्केट को ओन कर रहा था, वही मार्केट को रन कर रहा था। पर पेरिस्ट्रोइका से क्या हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर को रोल देना पड़ेगा। तो एकदम से मार्केट खोल दी प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, बैकफायर कर गई ये स्ट्रेटेजी। ठीक है। एकदम से चीजों के दाम बढ़ गए, लोगों के लिए आम जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं ना, वही आसमान छूने लगी उनके दाम। तो ये एकदम काउंटर प्रोडक्टिव हुई। दूसरी साइड पॉलिटिकल फील्ड में भी उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था ग्लासनोस्ट, यानी ओपननेस, या फिर हम इसको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, कोट है, जो ये कहते हैं कि जो ऐसे रिजीम्स होते हैं, वो उस टाइम नहीं गिरते या बिखरते जिस टाइम वो अपने वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं, यानी जिस टाइम वो लोगों पर क्रूरता कर रहे होते हैं, उस टाइम तो वो सस्टेन कर जाते हैं। पर वो जब वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, तो उस टाइम उनका अंत नजदीक आ जाता है। तो ये बिल्कुल रशिया के, यूएसएसआर के केस में यही हुआ। जैसे ही उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे भी बैकफायर हुआ और यहाँ पे भी बैकफायर हुआ। क्यों? ग्लासनोस्ट मतलब ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। प्रेस को ये मौका मिल गया कि वो जो स्टेट से गलतियां हो रही थी या जो भी कमियां थी उनको उजागर कर सके। तो भर भर के आर्टिकल्स लिखे गए कि देखो इस तरीके से हमारी सरकार चल रही है और ये गलत तरीका है, दूसरे देशों में तो इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। लोग अपने रिजेंटमेंट सरेआम बोलने लगे। तो इससे जो सिस्टम था वो एकदम गिर गया। ठीक है। अब इन चीजों से हुआ है कोल्ड वॉर खत्म। तो अब कोल्ड वॉर खत्म होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? जैसे फ्रांसिस फुकुयामा क्या बोलते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री। वो क्या हुआ? लिबरलिज्म या फिर कैपिटलिज्म की जो दूसरी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म वाली, वो तो गिर गई, वो तो डिसइंटीग्रेट होगी। तो अब एक ही एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब जितने भी ह्यूमन पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसका इवोल्यूशन इस चीज पर आके रुक जाता है कि अब कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म ही सही तरीके हैं जीने के। ये व्यू है फ्रांसिस फुकुयामा का। तो कोल्ड वॉर जब एंड होता है 1990s में, तो ये चीज ये स्टेटमेंट दी जाती है। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया। क्यों? बाइपोलर था, यूएस था, यूएसएसआर था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, एक ही पोल बच गया, तो उसका नाम है यूएसए। ठीक है। अब बातें हो रही हैं न्यू कोल्ड वॉर की। न्यू कोल्ड वॉर टर्म जो है, ये यूज होती है इस कंटेक्स्ट में कि चाइना का राइज हो रहा है। ठीक है। तो चाइना और यूएस के बीच में जो रिश्ते हैं आज के टाइम में, क्या आप उसको एक न्यू कोल्ड वॉर कह सकते हैं? क्वेश्चन ने आपसे यही पूछा है कि कमेंट करिए इस चीज पर, क्या आपको लग रहा है कि ये न्यू कोल्ड वॉर है? देखो, यूएस और चाइना के बीच में खूब सारे टेंशन्स हैं, पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, सोशल टेंशन्स हैं, आइडियोलॉजिकल टेंशन्स हैं, मिलिट्री में उनके यहाँ रेस चल रही है, राइवलरी हो रही है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी तो है ही। देखो, हिंदी में मैं बोल सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर ये चीजें हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं। अगर आप उन्हें क्योंकि ये कोर्स इंग्लिश मीडियम का है, तो ये कीवर्ड्स बताने बहुत जरूरी हो जाते हैं, इसलिए मैं लिख देती हूँ। तो आप इन्हें अपने नोटबुक्स में जरूर लिख लें। ठीक है। न्यू कोल्ड वॉर चाइना और यूएस के बीच की टेंशन्स को बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में ये वर्ड यूज हो रहा है।
ठीक है। अब यूएसए ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। यूएसए ने अपनी एक पॉलिसी है, उसमें ये खुलेआम बोला है कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। क्या मतलब होता है रिविजनिस्ट पावर का? कोई प्रेजेंट स्टेटस को चल रहा है, मान लो कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, कोई सिस्टम चल रहा है, ठीक है, जो कंट्री उस सिस्टम को बदलना चाहती है उसको हम रिविजनिस्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड ऑर्डर कैसा चल रहा था? यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था। अमेरिका सबसे ऊपर था और उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आया, ठीक है। तो अब चाइना क्या कर रहा है? चाइना यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि यूएसए की जो हेजेमनी है उसको गिराना चाह रहा है, उसको चेंज करना चाह रहा है। तो यूएसए यहाँ पे स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है कि यथास्थिति जैसी जो बनी हुई है वैसी रहे, हमारी हेजेमनी, हमारी डोमिनेंस बनी रहे। बट चाइना इज अ रिविजनिस्ट पावर, वो इस सिचुएशन को बदलना चाह रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनकी जगह चाइना ने अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। और इतना राइज हो रहा है कि यूएसए को इंडो पैसिफिक में आके एक ग्रुपिंग बनानी पड़ी जिसका नाम है क्वाड, ठीक है। तो इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जरूर है यूएस और चाइना के बीच में। इसको कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बाइपोलैरिटी राइज हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो नया कोल्ड वॉर आ रहा है, फिर से कोल्ड वॉर आ रहा है, ठीक है। बट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी बोला कि कुछ समय रुक जाना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने से पहले। वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजंस कि बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई है या न्यू कोल्ड वॉर आ गया है। क्यों? क्योंकि देखो, पिछला जब कोल्ड वॉर हमने पूरा भी डिस्कस किया उसमें मिलिट्री ब्लॉक्स थे, वॉर्सो पैक्ट था, नेटो था, प्रोक्सी वॉर्स हो रहे थे डायरेक्ट, ठीक है। और तो ये दोनों चीजें अभी मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि यूएस और चाइना ने एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री ब्लॉक्स बना लिए हैं या प्रोक्सी वॉर्स हो रहे हैं, तो ये सिचुएशंस अभी एब्सेंट है। दूसरे, उतनी आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन भी नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग उस टाइम थी। दो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, कम्युनिज्म था, कैपिटलिज्म था। तभी तो चाइना को ये भी बोला जाता है कि ये तो अपने तरीके का कैपिटलिज्म ही चला रहे हैं विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इट इज टू क्विक टू से कि बाइपोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई है या न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऑल्सो मल्टीपल नेशंस आर राइजिंग, ये बात मैं बार बार बोल चुकी हूँ, और नेशंस भी तो हैं सीन में। ऐसा थोड़ी ना है कि बस एक चाइना ही राइज कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ हो रही है, ब्राजील है, और नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं। तो देर आर मल्टीपल पोलर्स एंड देर आर मल्टीपल नेशंस दैट आर राइजिंग। ऑल्सो दिस इज अ स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, दिस इज एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। पहले जब कोल्ड वॉर हुआ तो रशिया और यूएस के बीच में ट्रेड नेग्लिजिबल था। अभी चाइना और यूएसए के बीच में अच्छा खासा ट्रेड है, ठीक है। भले ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके डिस्पाइट दैट देयर इज गुड अमाउंट ऑफ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। तो क्योंकि ये एज ही है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, यहाँ पे भले कोई आपका एनिमी आपको नजर आ रहा है फिर भी आपको उसके साथ इंगेज करना पड़ता है। यूएस चाइना के साथ बहुत सारे डील्स भी करता है और ट्रेड में भी इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो इसके बजाय कि हम डिक्लेयर कर दें कि न्यू कोल्ड वॉर आ गया है, हमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कोल्ड वॉर कहने के आइडिया से बचना चाहिए और एक पीसफुल और प्रोस्पेरस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वॉर मॉन्गरिंग कि वॉर हो रहा है, न्यू कोल्ड वॉर आ गया है। ये चीजों से वी शुड रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ, बचना चाहिए। और अभी ऐसी कोई सिचुएशन है भी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की एज है, मल्टीपल नेशंस आर राइजिंग हियर, राइट। दिस वी शुड प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्ल्ड and move towards a peaceful and prosperous world order rather than concluding that a new cold war has arrived. So this is how you can conclude this answer. ये सेशन आई होप आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इन आइडियाज को आप तक पहुंचाने की, और अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज बताएं, दैट वुड बी एनकरेजमेंट फॉर मी। तो जो भी लोग आंसर्स लिख रहे हैं वो प्लीज लिखते रहिए, कंटिन्यू करिए। और ये 60 डेज का प्रोग्राम है तो आखिरी दिन तक आप आंसर्स लिखते रहिए। दिस विल प्लेस यू फार बेटर इन अ मच बेटर पोजीशन जो उन लोगों से जो आंसर्स नहीं लिख रहे हैं इस टाइम। तो आप अपने मेंस में एक बेटर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट होकर जाएंगे। तो लिखते रहिए और स्टे ट्यून टू ओनली आईएएस।
Thank you so much. Keep watching. Thank you.